नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रेशियो के 3 से 4 नए टाइप को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि ये टाइप बहुत ज़्यादा बड़े हैं, मैं हर एक टाइप पे आपको 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओ। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने टोटल 19 क्लास पढ़ी, जिसमें हमने अभी तक टोटल 149 क्वेश्चन सॉल्व किए और मैं उम्मीद करता हूं कि वे सारे ही क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम क्वेश्चन नंबर 150 से कंटिन्यू करते हैं। और हाँ भाई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको लगे कहीं ना कहीं आपको ज्ञान में वृद्धि हुई है, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 150 में दिया गया है कि 600 रुपए को ए, बी और सी में बांटा गया है, ठीक है। ए के हिस्से के 2/5 से 40 रुपए अधिक, बी के हिस्से के 2/7 से 20 रुपए अधिक और सी के हिस्से के 9/17 से 10 रुपए अधिक परस्पर बराबर है, तो ए का हिस्सा क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है लगभग 3 या 4 साल पहले हाई कोर्ट के एग्जाम में आया था, लेकिन वहां पर ए का हिस्सा न पूछकर वहां पर पूछा गया था कि बी का हिस्सा क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है मोस्टली रिपीट होता है सेम डिजिट के साथ। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि मैथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अधिकतर सेम डिजिट के साथ ही रिपीट होते हैं, तो उन क्वेश्चनों का आंसर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बी का हिस्सा पूछा गया था कि बी का हिस्सा क्या होगा, तो भाई बी का हिस्सा 280 रुपए है, ठीक है। आंसर उसका क्या था, 280 रुपए। क्लियर है। तो देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें, मुद्दा यह है कि हम इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है और ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आसानी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, 600 रुपए को ए, बी और सी में बांटा गया है, तो ए के हिस्से के 2/5 से 40 रुपए अधिक, बी के हिस्से के 2/7 से 20 रुपए अधिक और सी के हिस्से के 9/17 से 10 रुपए अधिक। देखिए, इस क्वेश्चन में हम ए, बी और सी का रेशियो निकाल नहीं सकते, ठीक है। अगर ए, बी और सी का रेशियो हम निकाल सकते तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बहुत ही इजी था, ठीक है। लेकिन हम रेशियो किस वजह से निकाल सकते हैं, रेशियो हम इस वजह से निकाल सकते हैं, इसमें क्वेश्चन में दिया गया है 40 रुपए अधिक और 20 रुपए अधिक और 10 रुपए अधिक। अगर इस क्वेश्चन में ये 40 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए अधिक ना होता, केवल इतनी बात होती कि ए के हिस्से का 2/5, बी के हिस्से का 2/7 और सी के हिस्से का 9/17 परस्पर बराबर है, तो हम ए, बी और सी के हिस्सों का अनुपात निकाल सकते थे और वो टोटल 600 रुपए के बराबर रख के 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के वो फिर ए की वैल्यू हम ए का हिस्सा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रेशियो निकालना पॉसिबल ही नहीं है 40, 20 और 10 की वजह से। तो मुद्दा ये है कि अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। समझिए, फिर सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ए के हिस्से का 2/5, ए के हिस्से का 2/5 से 40 रुपए अधिक और बी के हिस्से के 2/7, बी के हिस्से के 2/7 से 20 रुपए अधिक और सी के हिस्से के 9/17, 9/17 से 10 रुपए अधिक परस्पर बराबर है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि ये तीनों बात परस्पर आपस में बराबर है, ठीक है। और तो बताइए ए का हिस्सा क्या होगा। समझिए भाई, अगर ये तीनों बात आपस में परस्पर बराबर है तो ये फिर किसी न किसी के तो बराबर रहे होंगे, किसी न किसी के तो बराबर रहे होंगे। तो मैं मान लेता हूं कि भाई ये के बराबर है, मैंने मान लिया कि ये के इक्वल है, कि ये वाला हिस्सा भी के बराबर है और ये वाला हिस्सा भी के बराबर है और ये वाला हिस्सा भी के बराबर है। लेकिन हमें क्वेश्चन में कैलकुलेशन पर भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि कैलकुलेशन हमारी लॉन्ग ना हो जाए, आसान कैलकुलेशन रहे। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको के इक्वल ना मान के हम इसको किसके इक्वल मानेंगे भाई, अंश में जो नंबर लिखा हुआ है, अंश में 2 लिखा हुआ है, अंश में यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, अंश में यहाँ पे भी 9 लिखा हुआ है, तो 9, 2, 2 का एलसीएम कितना होगा 18, तो 18 की और मल्टीप्लाई कर दो के में, तो हम प्रत्येक हिस्सों को
18 के बराबर मान लेंगे। ठीक है, यानी कि ये वाला हिस्सा भी 18 के बराबर है और ये वाला हिस्सा भी 18 के बराबर है और ये वाला हिस्सा भी 18 के बराबर है। क्लियर होगी बात। तो अगर मैं कहता हूं कि ये वाला हिस्सा 18 के बराबर है तो मैं क्या इस बात को ऐसे लिख सकता हूं भाई 2/5 है प्लस 40 बराबर 18 के। आप कहोगे सर बिल्कुल, क्योंकि ये प्रत्येक हिस्सा 18 के बराबर है तो ये सिंगल वाला भी 18 के बराबर होगा। तो क्या मैं यहां से a की वैल्यू निकाल सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हो आप, कि भाई 40 को इधर भेज दो, 18 के 40 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और मुझे चाहिए a की वैल्यू। तो यहां क्या बचेगा 2/5 a बराबर 18 के माइनस 40। अब ये जो 2/5 है जब ये बराबर के उधर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि उलट जाएगा, यानी कि उलट जाएगा। 2/5 क्या हो जाएगा 5/2। तो यानी कि 2/5 यहाँ से हट गया तो a का भाग जो निकलेगा, a की जो वैल्यू निकलेगी वो 5/2 18 के माइनस 40 के बराबर है। ठीक है, और हमसे ये पूछना चाहता है कि a का हिस्सा क्या है, a का हिस्सा क्या है। तो भाई a का हिस्सा हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमारे पास 18 के की वैल्यू ना आ जाए। अगर हमारे पास 18 के की वैल्यू आ जाए तो उसमें से हम 40 को घटाकर 5/2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो a की वैल्यू निकल सकती है। क्लियर होगी बात यहाँ पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे a का हिस्सा निकालना है, b का हिस्सा निकालना है और c का हिस्सा निकालना है और तीनों को जोड़कर 600 रुपए के बराबर रखना है, क्योंकि 600 रुपए ही a b और c में बांटे गए हैं। ठीक है, तो तीनों का हिस्सा किसके बराबर होगा भाई 600 के बराबर होगा। तो यहां से a का हिस्सा कितना निकला मेरे भाई, यहां से a का हिस्सा जो निकला वो 5/2 18 के माइनस 40, 18 के माइनस 40। अब मैं इसको डायरेक्ट b का हिस्सा डायरेक्ट निकाल के दिखाऊंगा आपको, c का हिस्सा भी आपको डायरेक्ट निकालना है, मेंटली सॉल्व करना है इतना। ठीक है, यानी कि हर एक टर्म को मैं लिख लिख के आपको बताऊंगा। ठीक है, कुछ नहीं करना। ये जो 2/5 था उधर गया तो उलट गया 5/2। ठीक इसी तरीके से जब आप b का हिस्सा निकालोगे तो ये जो 2/7 होगा ये उलट जाएगा, यानी कि 7/2 हो जाएगा और 18 के माइनस 20, 18 के माइनस 20। ठीक इसी तरीके से ये 9/17 जब उधर जाएगा बराबर के तो ये उलट जाएगा, ये 17/9 हो जाएगा और 18 के माइनस 10, 18 के माइनस 10। तो ये a का हिस्सा आ गया, ये b का हिस्सा आया और ये c का हिस्सा आया। अगर मैं इन तीनों हिस्सों को जोड़ दूं, अगर मैं इन तीनों हिस्सों को जोड़ देता हूं तो इसका मतलब ये 600 रुपए के बराबर होगा। किसके बराबर होगा भाई, तीनों हिस्सों का योग तो 600 रुपए के बराबर है ना, कि तीनों हिस्सों का योग टोटल कितना दिया गया है 600 रुपए। ठीक है, समझिए। अब इसको करना है सिंप्लीफाई। भाई 5/2 की मल्टीप्लाई 18 के में भी करनी है, 5/2 की मल्टीप्लाई माइनस 40 में भी करनी है। ठीक इसी प्रकार 7/2 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। 17/9 की मल्टीप्लाई 18 के में भी होगी और 10 में भी होगी। क्लियर होगी बात। तो मैं पहले के वाला पोर्शन एक साथ लिखूंगा। ठीक है भाई, 2 से काट दोगे, 2 9 18, 9 पंजे 45 के। 7/2 की मल्टीप्लाई 18 के में करो तो 2 9 18, 9 7 63 के। 17/9 की मल्टीप्लाई 18 के साथ करो तो 9 दूनी 18, 17 दूनी 34 के। तो इसको ले लिया मैंने एक ब्रैकेट में। अब 5/2 की मल्टीप्लाई जब माइनस 40 के साथ करोगे तो 2 से 40 को काट दोगे तो 20 बार और 20 पंजे 100, तो माइनस का कितना आया भाई 100। इसी तरीके से 7/2 की मल्टीप्लाई 20 के साथ करोगे तो 2 से 20 कटेगा 10 बार और 10 गुणा 7 कितना होगा 70, माइनस के 70। अब 9 की मल्टीप्लाई वो 17/9 की मल्टीप्लाई जब 10 के साथ करोगे तो 9 से 10 नहीं कटेगा, तो 17/9 की मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो माइनस के 170/9। और ये पूरी बात किसके बराबर है, ये पूरी बात 600 रुपए के बराबर है। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये बताओ आप, अगर मैं इसको जोड़ दूं 45 के प्लस 63 के प्लस 34 के तो ये कितना हो जाएगा भाई 142 के। ये पूरी पोर्शन किसके बराबर होगा 142 के बराबर होगा, यानी कि सबको जोड़ने के बाद ये बनेगा 142 के, 142 के। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे माइनस के 100 और माइनस के 70, ये कितना हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 170। भाई इस पूरी बात को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे माइनस का
170। अब माइनस का 170 यहाँ पे भी है, माइनस का 170 यहाँ पे भी है। अगर मैं माइनस का 170 कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस 1/9 बचेगा, वो 1 प्लस 1/9 क्योंकि माइनस भी कॉमन हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए ये लिखा हुआ है माइनस का 170 माइनस 170/9। अगर मैं यहाँ से माइनस का 170 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, +1, क्योंकि माइनस 170 बाहर आ गया तो +1, और माइनस भी बाहर आ गया तो यहाँ पे भी प्लस 170 बाहर चला गया तो 1/9 ये बचेगा कि नहीं। और 9 कम 9 और 1 10, 10/9 बचेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 10/9। इसका मतलब 170 गुणा 10/9 यानी कि 1700/9। तो मैं इस पूरी बात को 1700/9 लिख सकता हूँ कि नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकता हूँ 1700/9। ये 1700/9 के बराबर हो चुका। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं आया होगा। तो 142 के माइनस 1700/9 बराबर है 600 रुपए के। बराबर किसके है, 600 रुपए के। आप मुझे एक बात बताओ, जब ये 1700/9 बराबर के उधर जाएगा 600 के साथ जुड़ेगा तो प्लस में जाएगा भाई। 600 प्लस 1700/9 यानी कि बराबर के उधर पहुंचा दो तो 1700/9 प्लस 600 बराबर के उधर चला गया ना, 600 प्लस 1700/9 हो जाएगा। तो 9 6 5400 प्लस 1700, 5400 और 1700 कितना होगा भाई, 7100। 5400, 9 6 5400 और 1700 कितना हो गया, 7100। 7100/9। तो यहां से 142 के की वैल्यू निकल गई कि 142 के 7100/9 के बराबर है। ठीक है, 7100/9 के बराबर है। लेकिन मुझे किसकी वैल्यू चाहिए भाई, मुझे तो 18 के की वैल्यू चाहिए। अगर 142 को हटा के यहाँ पे बटे में कर दूं भाई, 142 यहाँ पे गुणा में उधर जाके वो कहीं में चले भाग में चले जाएगा, तो 142 के यहाँ से हट गया, यानी कि के की जो वैल्यू आई वो 7100/9 गुणा 142 है। लेकिन मुझे चाहिए 18 के की वैल्यू। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए मेरे भाई, मुझे चाहिए 18 के की वैल्यू। तो 18 की मल्टीप्लाई इधर भी कर दो और 18 की मल्टीप्लाई इधर भी कर दो, ताकि मैं 18 के की वैल्यू निकाल सकूं। तो 9 से काट दोगे 9 दूनी 18 और 2 से काट दोगे 2 से 14 और 2 एकम 2, तो 7100/71। इसका मतलब ये 18 के की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 100। तो 18 के की वैल्यू यहां से 100 आ गई। क्लियर होगी बात, 18 के की वैल्यू कितनी है, 100। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए ए की वैल्यू। ए का हिस्सा क्या होगा, तो भाई ये ए का हिस्सा ही है। ये पूरा जो हिस्सा है ये किसका हिस्सा है, ये ए का हिस्सा है। तो ए का हिस्सा क्या होगा भाई, 5/2। 18 के की वैल्यू कितनी है, 100। 100 - 40 और 100 - 40 का मतलब क्या है भाई, 60। भाई 100 - 40 का मतलब क्या है, 60 ही तो है, गुणा 60। तो 2 3 6 5 3 15 यानी कि ए का हिस्सा कितना होगा, 150। और यही सवाल का उत्तर है, यही सवाल का उत्तर है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो ए ऑप्शन इस सवाल का उत्तर है भाई। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछता बी का हिस्सा क्या होगा, क्वेश्चन में पूछता बी का हिस्सा, तो ये वाला जो हिस्सा है ये बी का हिस्सा है। जब ये हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछा गया था तो वहां पे बी का हिस्सा पूछा गया था कि बी का हिस्सा क्या होगा। तो 18 के की वैल्यू कितनी आई भाई, 100। 100 में से जब 20 घटाओगे तो 80, तो 7/2 गुणा 80। तो 2 से 40 को, वो 2 से 80 को काट दोगे, 40 बार कटेगा, 7 गुणा 40 कितना आ गया, 280। ठीक है, ये 280 किसका हिस्सा आया, बी का हिस्सा आया। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछता है सी का हिस्सा, सी का हिस्सा क्या होगा, तो सी का हिस्सा ये रहा, ये सी का हिस्सा है 100 - 10 यानी कि 90। और 90 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो 10 बार कटेगा, यानी कि 17 गुणा 10। 17 गुणा 10 कितना आया भाई, 170। तो जो ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर क्या करता है, कभी ए का हिस्सा पूछता है, कभी बी का हिस्सा पूछता है, तो कभी सी का हिस्सा पूछता है। लेकिन आज तक सी का हिस्सा नहीं पूछा गया, या तो ए का हिस्सा पूछता है या फिर बी का हिस्सा पूछता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो आपको ए का भी हिस्सा पता होना चाहिए, बी का भी हिस्सा पता होना चाहिए और सी का भी हिस्सा आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्यूशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर ये रिपीट ही होता है क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन कई बार नहीं भी होता। तो जैसे कि 151 क्वेश्चन है, ये सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, केवल डिजिट चेंज है। ठीक है भाई, डाटा को मैंने चेंज कर दिया। समझिए क्वेश्चन नंबर 151, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है भाई, और इस क्वेश्चन का और कोई तरीका नहीं है।
फिर तो एक ही तरीका बचता है, जो सेकंडों वाला है वो है तुक्का, कि ओम भूर्भुवः स्वः, जहां भी सुहा हो गया वहीं पे टिक मार्क लगा दो है भाई। समझिए क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151 में दिया गया है कि 500 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से के 2/5 से 16 रुपए ज्यादा। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए के हिस्से के 2/5 यानी कि 2/5 ए के हिस्से से 16 रुपए ज्यादा, बी के हिस्से के 3/4 से 70 रुपए कम, बी के हिस्से के 3/4 कितने कम, 70 रुपए कम, और सी के हिस्से के 3/5 से 4 रुपए कम, सी के हिस्से के 3/5 से 4 रुपए कम, परस्पर बराबर है। ये तीनों बात आपस में परस्पर बराबर है। ठीक है, तो बी का हिस्सा ज्ञात करो। क्वेश्चन में पूछा गया बी का हिस्सा ज्ञात करो। सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। यहां से मैं ए, बी और सी का रेशियो नहीं निकाल सकता, पॉसिबल ही नहीं है रेशियो निकालना। ठीक है, तो हम इसको इसी तरीके से करेंगे जैसे 150 वाले क्वेश्चन को किया। तो भाई मुझे एक बात बताओ, अगर ये तीनों बात आपस में बराबर है तो ये तीनों बात किसी न किसी के तो बराबर रही होगी। तो मैं मान लेता हूं कि भाई ये के बराबर रही होगी। किसके बराबर रही होगी? के बराबर मैंने मान लिया, लेट कर लिया। लेकिन मुझे कैलकुलेशन का भी बहुत ख्याल रखना है अपने क्वेश्चन में कि कैलकुलेशन भी ना बढ़े। तो हम क्या करेंगे, जो अंश में होता है ना नंबर 2, 3, इनका एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं के साथ। तो 3, 3, 2 का एलसीएम कितना 6। तो मैंने इन तीनों बात को 6 के बराबर रख दिया कि ये तीनों बात 6 के बराबर है। ये अंश का ही हम एलसीएम क्यों लेते हैं, उसकी भी एक वजह ये है। अंश का एलसीएम हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जब हम ए का हिस्सा निकालते हैं ना तो ये 2/5 जो है उलट जाएगा, यानी कि 5/2 हो जाएगा, ताकि 2 से ये 6 पूरा कट जाए। ठीक है, कैलकुलेशन हमारी पॉइंटों में जाके, फ्रैक्शन में जाके पूरा इंटीजर में रहे। ठीक है भाई, इसलिए अंश से ही एलसीएम की मल्टीप्लाई करते हैं, अंश के एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, अगर मैं ए का हिस्सा निकालना चाहूं तो ये 2/5 उलट जाएगा, यानी कि 5/2 कितना हो जाएगा, 5/2, और 6 के -16। भाई 6 के में से 16 माइनस हो जाएगा और ये 2/5 उलट जाएगा, 5/2। ये ए का हिस्सा आ गया। ये चीज आपको मेंटली सोल्व करनी है, डायरेक्ट सोल्व करनी है। ठीक है मेरे भाई, तो इसी तरीके से अगर बी का हिस्सा निकालना हो तो 3/4 है, ये उलट जाएगा, यानी कि 4/3 हो जाएगा। उलट कर कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 4/3। और 6 के यहाँ माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 70। ये प्लस में 70 होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप सी का हिस्सा निकालना चाहते हो तो 3/5 उल्टा हो जाएगा, यानी कि 5/3, और 6 के ये माइनस में है तो +4। ठीक है, ये ए का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा है और ये सी का हिस्सा है। अगर मैं इन तीनों हिस्सों को जोड़ दूं, यानी कि ए, बी और सी, इन तीनों हिस्सों को जोड़ दूं तो क्या वो इस 500 रुपए के बराबर हो जाएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल, कि तीनों का कुल योग ही 500 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये 500 रुपए के बराबर है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, अब समझिए क्वेश्चन में क्या कहा गया कि बी का हिस्सा ज्ञात करो। ठीक है, तो बी का हिस्सा मुझे ज्ञात करना है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, के वाला पोर्शन एक जगह ले लूंगा। भाई 2 3 6 और 3 5 15, 15 के 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी कि 8 के 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10, यानी कि 10 के। ये के वाला पोर्शन एक जगह आ गया। अब 5/2 की मल्टीप्लाई 16 में करोगे, 2 8 16, 8 पंजे 40, तो माइनस के कितना हुआ भाई, माइनस का हुआ 40। ठीक है, इसी तरीके से 4/3 की मल्टीप्लाई 70 में करोगे तो 70 3 से नहीं कटेगा, तो 4 7 28, यानी कि प्लस के 280/3। इसी तरीके से 5/3 की मल्टीप्लाई 4 में करो तो 4 3 से नहीं कटता, तो 5 चौक 20, 20/3, तो प्लस के 20/3। ये किसके बराबर हो गया भाई, ये 500 रुपए के बराबर हो गया। आप मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे हर 3 है, यहाँ पे भी हर 3 है, तो इसका मतलब 280 + 20 कितना हुआ, 300, और 300/3 कितना हुआ भाई, 100। तो इस बात को मैं, इस पूरी बात को मैं 100 लिख सकता हूँ क्या, इस पूरी बात को? भाई हर तो बराबर है, 3 3 है, तो एलसीएम भी 3 ही आएगा। तो 280 + 20 कितना, 300, और 300 को जब 3 से भाग दोगे तो कितना होगा, 100 ही तो होगा। तो इस पूरी बात को मैं 100 लिख सकता हूँ। अगर ये 100 है, ये प्लस का 100 है और ये माइनस का 40 है, तो
100 में से जब 40 को घटाओगे तो कितना बचेगा? आप कहोगे सर प्लस के 40 बचेगा, तो इस 60 बचेगा। तो माइनस के 40 को जब आप 100 में से घटाओगे तो कितना बचेगा भाई? 60 ही तो बचेगा, वो भी प्लस का 60। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है भाई। अब ये बताओ 15 और 10 कितना हुआ? 25, 25 और 8 कितना हुआ भाई? 33। तो इस पूरी बात को मैं 33 लिख दूं, है भाई 33 लिख दूं, यानी कि 33 के प्लस 60 बराबर 500। अब इस 500 में से जब 60 को माइनस करोगे, 500 में से 60 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 440 बचेगा। कितना बचेगा? 440। तो 33 के बराबर 440, ठीक है। और के की वैल्यू क्या होगी? के बराबर भाई 11 3 33 और 11 चौक 44। तो यहां से 3 के बराबर 40 के बराबर आ गया भाई। 11 3 33 11 चौक 44, तो यानी कि 3 के बराबर 40, 3 के बराबर 40। लेकिन मुझे चाहिए किसकी वैल्यू भाई? मुझे तो 6 के की वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए 6 के की वैल्यू। ये 3 के 40 के बराबर है। अगर मैं इस 3 के में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 के बनेगा भाई। 2 तिये 6, 2 तिये 6 और 2 की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 2 चौक 8 यानी कि 80। तो मैं कह सकता हूं कि 6 के की जो वैल्यू आई वो कितनी आई भाई? 80। 6 के की वैल्यू कितनी आई? 80। आपसे पूछना क्या चाहता है? बी का हिस्सा क्या होगा? बी का हिस्सा क्या होगा? तो ये वाला जो भाग है ये बी का हिस्सा ही तो है। ये वाला जो भाग है ये बी का हिस्सा है, जिसको हमने मेंटली सॉल्व करके डायरेक्ट निकाला था, ठीक है। ये बी का हिस्सा है। तो 6 के की वैल्यू अगर 80 है तो 80 यहां पे रख दोगे। 6 के की जगह क्या रखोगे? 80। 80 और 70 कितना हो गया? 150। 80 और 70 150, तो 4/3 गुणा 150 और 3 पंजे 15 और 5 चौक 20। तो इसका मतलब बी का हिस्सा कितना है मेरा भाई? 200 रुपये। बी का हिस्सा कितना है? 200 रुपये। और एक ऑप्शन कोई ना कोई 200 रुपये जरूर रहा होगा। आपका जो जवाब है कौन सा है भाई? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका जवाब है। उम्मीद करता हूं कि ये टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। वरना ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि हाई कोर्ट के एग्जाम में रिपीट हुआ, और एग्जाम में भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। समझिए क्वेश्चन नंबर 152। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में ए का हिस्सा पूछ लेता तो 6 के की वैल्यू 80, 80 में से 16 घटा देते और 5/2 के मल्टीप्लाई तो ए की वैल्यू निकल जाती। इसी तरीके से अगर सी का हिस्सा पूछता तो 6 के की वैल्यू कितनी है भाई? 80, 80 और 4 84, तो 5/3 गुणा 84 यानी कि सी का हिस्सा निकल जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 152 को समझिए। अब ये तो समझ में आ गया होगा। समझिए भाई क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 ये भाई नया टाइप है। ये जो पूरा ये था ये एक टाइप था, यानी कि 2 क्वेश्चन मैंने एक टाइप पे लिए, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन की हेल्प से आप इस टाइप को बहुत अच्छे से कवर कर लोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 152 और 153 ये अलग टाइप शुरू होता है, यहां से ये दूसरा टाइप है, ठीक है भाई। अब समझिए 152 को। एक सोना 3 हिस्सों में टूट गया। इन तीनों हिस्सों के वजन का अनुपात 3:4:5 है। 3:4:5 है। ये कह रहा कि भाई एक सोना है, मान लो ये सोना है और ये 3 हिस्सों में टूट गया, 1 2 1 2 3, 3 हिस्सों में टूट गया और इनका जो अनुपात है वजन का 3:4:5 है। ये कह रहा क्वेश्चन में 3:4:5 है। सोने की जो कीमत है इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। सोने की जो कीमत है वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। कीमत का मतलब है प्राइस। जो प्राइस है ना वो किसके अनुक्रमानुपाती है? वजन यानी कि वेट के वर्ग के। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि जो सोने का प्राइस है, कीमत है, वो उस सोने के वजन यानी कि वेट के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ये चीज क्वेश्चन में दे दी गई। यदि ये सोना टूटने पर 23,500 रुपए का नुकसान होता है, ये कह रहा है कि यदि सोना टूटने पर 23,500 रुपए का नुकसान होता है तो सोने की मूल कीमत क्या है? तो सोने की प्रारंभिक कीमत क्या है? ये चीज क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। और टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से भी। आप इसको कैसे करोगे मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है भाई। मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन में आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, मेंटली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए वो कैसे करोगे। उसका करने का एक तरीका है कि जो
आपको भगवान के द्वारा बुद्धि प्रदान की गई, उसका आपको यूज करना है बस थोड़ा सा, ठीक है, उस पर जोर डालना है। समझिए क्वेश्चन में तो बोल ही दिया कि वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। आप एक बात बताओ, अगर सोना 3, 4, 5 के रेशो में टूटा, यानी कि मान के चलो एक हिस्सा 3 किलो का हो गया, एक दूसरा हिस्सा 4 किलो का हो गया और तीसरा हिस्सा 5 किलो का हो गया, तो टोटल हिस्सा कितने का था? आप कहोगे सर 5 और 4 9, 5 और 4 9 और 3 12, ये टोटल जो सोना था वो 12 किलो का था। इसका मतलब क्योंकि 12 किलो ही 3 हिस्सों में टूटा, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो में मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो सोने का जो वजन है, मूल सोने का जो वजन है वो 12 किलो है, लेकिन क्वेश्चन में कहा कि वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है कीमत। और अगर सोने का मूल वजन 12 किलो है तो फिर कीमत क्या होगी भाई? 12 का स्क्वायर 144 होगी, यानी कि उसकी जो मूल कीमत है वो 144 यूनिट के बराबर है। और 144 का मतलब क्या है? 16 निम्मा 144। इसका मतलब मुझे 16 इसमें 144 में मुझे 9 छिपा हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भाई आंसर वही ऑप्शन होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। और मेरे ख्याल से इस 4 ऑप्शन में मुझे 9 का मल्टीपल केवल एक ही दिखाई देता है और वो है 36,000, और इसका मतलब आंसर भी 36,000 होगा। क्लियर होगी बात? ये भी आंसर नहीं है क्योंकि 9 से नहीं कटेगा, 40,000 भी 9 से नहीं कटता, 46,000 भी 9 से नहीं कटता। केवल एक ही ऑप्शन है जो 36,000 जो 9 का मल्टीपल है। इसका मतलब आंसर आपका 9 का मल्टीपल है, ठीक है भाई। लेकिन आपको समझ नहीं आया होगा बिल्कुल भी, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूं कैसे करना है। एक सोना 3 हिस्सों में टूट गया, इन तीनों हिस्सों के वजन का अनुपात। तो वेट का रेशियो दे रखा, वेट का रेशियो तीनों हिस्सों के वेट का रेशियो 3, 4, 5, 3 रेशियो 4 रेशियो 5। जब सोना 3 हिस्सों में टूटा, यानी कि उनका जो रेशियो बना 3:4:5, तो मुझे ये बताओ जो सोना था, मूल सोना था, बिना टूटा हुआ सोना था, वो कितने किलो का रहा होगा? फिर आप कहोगे सर 3 और 4 7, 7 और 5 12, यानी कि फिर वो 12 यूनिट का रहा होगा। कितने का रहा होगा? 12 यूनिट का। कि 12 किलो ही 3 हिस्सों में टूट गया, 3, 4, 5, यानी कि 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो। मैं मान के चल रहा हूँ किलो में, ठीक है, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाओ, ठीक है भाई। तो मूल सोने का जो वजन है वो कितना है? 12 यूनिट। अब समझिए क्वेश्चन में दिया गया है कि सोने की जो कीमत है इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि सोने का प्राइस की बात कर रहा है, प्राइस कीमत की बात कर रहा है। कीमत क्या होगी? 3 का स्क्वायर कितना है? 9, क्योंकि वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। 4 का स्क्वायर कितना है? 16, और 5 का स्क्वायर कितना है? 25। तो यहां से वजन कितना निकल गया भाई? 16 और 9 25, 25 25 50। यहां से वजन निकला 50 यूनिट। यहां से वजन कितना निकला? 50 यूनिट। जबकि मूल सोने की कीमत क्या होगी? मूल सोने की कीमत होगी 12 का स्क्वायर, यानी कि 144। मूल सोने की कीमत कितनी होगी मेरे भाई? 144 यूनिट। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है भाई? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? यहां से जो टूटने के बाद जो कीमत बनती है टोटल सोने की, वो 50 यूनिट बनती है। लेकिन टूटने से पहले अगर सोना 12 यूनिट का था तो तब इसकी जो कीमत है वो 12 का स्क्वायर, यानी कि 144 यूनिट है। और आपसे ये पूछना चाहता है कि सोने की मूल कीमत क्या थी? सोने की मूल कीमत क्या थी? सोने की मूल कीमत है 144 यूनिट। इसका मतलब आंसर 144 का मल्टीपल होना चाहिए, और 144 में 9 छिपा हुआ है, क्योंकि 16 निम्मा 144 होता है। अगर 144 में 9 छिपा हुआ है तो इसका मतलब अगर 144 से आंसर कटता है तो भाई 9 से भी कटना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए। तो 9 से न तो 30,000 कटता था, न 40,000 कटता था, न 46,000 कटता था। एक ही ऑप्शन ऐसा था 36,000 जो 9 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो इसका मतलब अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो 144 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो आंसर आपका क्या होगा? 36,000। उम्मीद करता हूं इस तरीके से आप चीजों को समझ पाए होंगे। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि यदि ये सोना टूटने पर 23,500 रुपए का नुकसान होता हो। भाई मूल कीमत कितनी थी? 144 यूनिट, लेकिन अब कीमत कितनी है? 50 यूनिट। तो कितना नुकसान हुआ? कितना नुकसान हुआ? आप कहोगे सर 94 यूनिट का नुकसान हुआ। भाई 144 रुपए की कीमत थी, लेकिन अब कितनी रहेगी कीमत? 50 यूनिट रहेगी। तो फिर कितना लॉस हुआ? आप कहोगे सर 94 यूनिट का लॉस हुआ, 94 यूनिट का लॉस हुआ। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा लॉस? क्वेश्चन में दे रखा है 23,500 रुपए, 23,500
500 रुपये। अगर 94 यूनिट 23,500 के हैं तो आपको निकालना है 144 यूनिट की वैल्यू। तो 144 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, यही आपसे वो पूछना चाहता है। तो 23,500 बटा 94 गुणा 144। भाई 23,500 बटा 94 ये आई 1 यूनिट की वैल्यू, लेकिन मुझे चाहिए 144 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, तो इससे 2 से काट दोगे कितनी बार कटेगा, 47 बार। 2 से काट दोगे कितनी बार कटेगा भाई, 72 बार। 2 से 14, 2 दूनी 4। 47 से काट दोगे कितनी बार कटेगा भाई, 5, यानी कि 500 बार। और 500 गुणा 72 कितना होगा, आप कहोगे सर 36,000 रुपये। तो इसका मतलब सोने की जो मूल कीमत है वो कितनी है, आप कहोगे 36,000 रुपये है। क्या इस क्वेश्चन को इतना सब कुछ करने की आवश्यकता थी? मेरे ख्याल से हम ऑप्शन से इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते, मुश्किल से मुश्किल 2-4 सेकंड में इसको हम ऑप्शन से सॉल्व कर लेते। मुझे यहाँ से दिख गया था कि 5 और 4 9 और 3 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 का मैं 9 छिपा हुआ है, इसका मतलब आंसर 9 का मल्टीपल होगा। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके, आंसर 36,000। केवल इतना सा सॉल्यूशन था। ठीक है भाई, समझ में आया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153 समझिए। क्वेश्चन नंबर 153, क्वेश्चन नंबर 153 में दिया गया है कि हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। यानी कि टुकड़े का मूल्य, मूल्य का मतलब है प्राइस, की जो प्राइस है उसके वेट के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। इसमें भी क्वेश्चन में वही बात की गई कि जो प्राइस है वो वेट के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, ये चीज बोल दी गई। ठीक है, तदनुसार यदि 5184 मूल्य का एक हीरा, यानी कि हीरे की जो मूल कीमत है वो कितनी दे दी, 5184 रुपए दे दी। ठीक है, एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए और उनके भार का अनुपात 1:2:3 हो। उनके भार का अनुपात कितना हो मेरे भाई, 1:2:3 हो। तो इस प्रकार के काटने से हुई हानि ज्ञात करो। देखो पहले वाले क्वेश्चन में मेरे भाई 23,500 रुपए का नुकसान यानी कि हानि हुई। यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें हानि दे दी गई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में वो आपसे हानि को पूछना चाहते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया था, मूल कीमत। इस क्वेश्चन में आपको मूल कीमत देकर हानि पूछता है, जबकि यहाँ हानि देकर मूल कीमत पूछ रहा था। क्लियर होगी बात, उसी का उल्टा है। और ये जो क्वेश्चन है ये टायर फर्स्ट 2012 में सीजन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, कोई फर्जी वर्जी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। अब समझिए भाई, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में भी आपको पेन चलाने की कोई आवश्यकता है। ठीक है, अब समझिए कैसे। इसने पूछा हानि कितनी हुई, आप ये बताओ मूल हीरा कितने किलो का था। आप कहोगे सर 3 और 2 5 और 1 6 किलो का था। तो फिर उस मूल हीरे की कीमत क्या होगी, आप कहोगे 6 का स्क्वायर 36, यानी कि मूल हीरे की जो कीमत है वो 36 रुपए है। ये मूल कीमत होगी। ठीक है, अगर टूटने के बाद रेशियो 1 2 3 बना वजन का, तो फिर कीमत का रेशियो क्या बनेगा, आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13 और 1 का स्क्वायर 1, 9 और 4 13 और 1 14, यानी कि टूटने के बाद जो कीमत होगी आप कहोगे सर 14 यूनिट है। टूटने के बाद जो कीमत होगी आप कहोगे सर 14 यूनिट है। तो फिर नुकसान कितने का हुआ, तो आप कहोगे सर नुकसान हो गया उसको 22 यूनिट का, नुकसान हो गया उसको 22 यूनिट का। इसका मतलब आंसर 22 यूनिट का मल्टीपल होगा। और 22 में 11 दूनी 22, 11 भी छिपा हुआ है और 2 भी छिपा हुआ है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं आंसर 11 का भी मल्टीपल है और 2 का भी मल्टीपल है। मुझे 3175 दिखता है जो 2 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब 3175 कभी भी 22 से नहीं कटेगा। तो अगर 22 से नहीं कटेगा तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। ठीक है भाई, अब ये 3 ऑप्शन है, बाकी ये 3 ऑप्शन 2 से कट रहे हैं। तो हम 11 का और चेक कर लेते हैं कि 11 का मल्टीपल है या नहीं। भाई आप 11 का नियम जानते हो कि कोई भी संख्या 11 से कब कटती है, कोई भी संख्या 11 से तब कटेगी अगर सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो। यानी कि इवन पैलेस पर जो डिजिट है उनका सम और ऑड पैलेस पर जो डिजिट है उनका सम का जो डिफरेंस होगा या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, अब वही चीज यहाँ पे मुझे चेक करना है 11 का मल्टीपल है कि नहीं। 6 और 3 9 और ये 8, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, तो आंसर ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, 8 और 3 11
और यहाँ पे 8, 11 8 में 3 का गैप है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचा मेरे भाई, तो आंसर तो यही होगा पक्का, ये 11 का मल्टीपल होगा। आप चेक कर सकते हो भाई, 6 और 3 9 और 8 और 1 9, 9 माइनस 9 यानी कि 0, और मैंने यही कहा था ये तो 0 होना चाहिए, डिफरेंस 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो दुनिया की तमाम संख्या से कंप्लीटली डिवाइड होती है। ठीक है भाई, तो आंसर क्या आया भाई, आंसर आया इसका 3168। तो इस सवाल में भी आपको पेन चलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वर्बली मेंटली आप इसको सॉल्व कर सकते हो थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करके। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। देखिए भाई, हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है, तदनुसार यदि 5184 मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए और उसके भार का अनुपात, क्वेश्चन में वेट का अनुपात दिया गया है, वेट का जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1:2:3, 1:2:3। अगर 3 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़े का वेट 1 यूनिट है, दूसरे टुकड़े का वेट 2 यूनिट है, तीसरे टुकड़े का वेट 3 यूनिट है, तो बताइए जो मूल हीरा है, प्रारंभिक हीरा है, टूटने से पहले जो हीरा है उसका वेट क्या रहा होगा। आप कहोगे सर 3 और 2 5 और 1 6, तो टूटने से पहले हीरे का वेट रहा होगा 6 यूनिट। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। ठीक है भाई, अब ये बताओ, अब बात करता हूं मैं इसके प्राइस की, बात करता हूं मैं इसके प्राइस की, प्राइस यानी कि कीमत की बात करता हूं। कीमत क्या थी, वेट के वर्ग के अनुक्रमानुपात, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। तो टूटने के बाद जो हीरे की कीमत बनेगी टोटल वो कितनी बनी भाई, 9 और 4 13 और 1 14। तो टूटने के बाद जो कीमत बनती है वो बनती है 14 यूनिट। लेकिन टूटने से पहले जो कीमत बनेगी वो 6 का स्क्वायर 36, यानी कि टूटने से पहले जो कीमत बनेगी वो 36 यूनिट थी। यानी कि टूटने से पहले हीरा 36 रुपए का था अगर, तो टूटने के बाद अब कीमत कितनी हो गई, 14। तो उसको नुकसान हुआ कि लाभ हुआ, आप कहोगे सर नुकसान हुआ, तो नुकसान कितना हो गया, आप कहोगे सर नुकसान तो हुआ कितने का हुआ, 22 यूनिट का। भाई 36 में से 14 घटाओगे तो 22 यूनिट का नुकसान हुआ है कि नहीं। तो आपको 22 यूनिट की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, 22 यूनिट की वैल्यू। क्लियर होगी बात। तो 22 का मल्टीपल ही आंसर है, और आप कहोगे सर 3168 आंसर है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो मूल कीमत है हीरे की वो 5184 रुपए है, और मूल कीमत कितनी है भाई, 36 यूनिट। तो 36 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 5184 के बराबर है। अगर 36 यूनिट 5184 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 5184 बटा 36। मुझे क्या चाहिए, 22 यूनिट की वैल्यू, तो 22 यूनिट किसके बराबर होगा, गुणा 22 कर दो, गुणा 22 कर दो। तो यहां से कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो आंसर आओगा वो 3168 होगा। ठीक है भाई, यही सवाल का उत्तर है। समझ पाए होंगे बात को। 22 यूनिट की वैल्यू चाहिए थी मुझे, और 22 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 3168। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों ही टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन 154। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है कि हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरा 3 भागों में टूट जाता है जिसके वजन का अनुपात 3:4:5 है। जिसके वजन का अनुपात कितना दिया, 3:4:5। यदि हीरा 9:5:2 के अनुपात में टूटा होता तो 1,52,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ होता, 1,52,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ होता। तो हीरे की वास्तविक कीमत क्या है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो हीरे की वास्तविक कीमत है वो क्या है। देखिए, जो कीमत है वो क्वेश्चन में दिया गया कि वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। समझिए भाई, जो हीरा है उसका वेट के बारे में दिया गया है। वेट, हीरे का जो वेट है, यानी कि हीरा 3 भागों में टूट जाता है जिसके वजन का अनुपात 3:4:5 है। 3:4:5 है, ये हीरे के वजन का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में एक कंडीशन और दे दी कि यदि हीरा 9:5:2 के अनुपात में टूटा होता, यानी कि हीरा 3:4:5 के अनुपात में ना टूटकर वो किस अनुपात में टूटा होता, 9:5:2 के अनुपात में टूटा होता,
तो 1,52,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ होता। ठीक है, क्वेश्चन में दो कंडीशन दे रखी है कि एक हीरा है, पहले तो वो टूटा 3-4-5 के रेशियो में, फिर वो टूटा 9-5-2 के अनुपात में। ठीक है, अगर 9-5-2 के अनुपात में टूटता है तो भाई लाभ कितना होता है, 1,52,000 रुपए का लाभ होता है, अतिरिक्त लाभ होता है। तो हीरे की वास्तविक कीमत क्या है, ये चीज क्वेश्चन में पूछा जाता है। आप मुझे एक बात बताओ कि हीरे का मूल वजन क्या है। सबसे पहले हम निकालेंगे कि हीरे का मूल वजन क्या है, शुरुआत में वजन कितना था। ठीक है, आप ये बताओ, हीरा जब टूटता है 3-4-5 के रेशियो में, यानी कि पहला जो टुकड़ा है वो 3 यूनिट का है, दूसरा टुकड़ा 4 का और तीसरा टुकड़ा 5 का, तो हीरे का वजन कितना बना। आप कहोगे सर 5 और 4 9 और 3 12, तो यहाँ पर कितना है भाई 12 यूनिट। यहाँ पर कितना है 9 और 5 14 और 2 16। एक जगह तो हीरा 12 यूनिट का है, एक जगह हीरा 16 यूनिट का है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है भाई, हीरा तो वही था जो इधर टूटा और जो इधर टूटा, हीरा तो एक ही था ना। तो इसका मतलब हीरे का जो वजन था, मूल जो वजन था, वो तो समान रहना चाहिए था। यानी कि यहाँ पे अगर 12 है, यहाँ पे अगर 16 है, तो ये बात तो बिल्कुल सरासर गलत है। 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा, जब भी हम किन्हीं दो नंबर को इक्वल करते हैं तो हम उनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा भाई, 12 और 16 का एलसीएम होता है 48। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस पूरे रेशियो को 12 चौक 48, भाई ये 12 है, 12 चौक 48, पूरे रेशियो में अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 48 यूनिट का। अगर इस पूरे रेशियो में यानी कि ये कितना है 16 यूनिट, 16 3 48, अगर मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो भाई ये भी 48 और ये भी 48। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो मूल हीरे का वजन है वो कितना है, अब 48 यूनिट का है। यानी कि जो हीरा है वो कितने का हो गया, 48 यूनिट। हीरे का जो मूल वजन है, वेट है, वो है भाई 48 यूनिट। इस 48 यूनिट को हमने दो तरीके से तोड़ा। इस हीरे को जो 48 यूनिट का हीरा है उसको हमने दो तरीके से तोड़ दिया। एक बार तो 3-4-5 के रेशियो में और एक बार 9-5-2 के रेशियो में। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई की, तो जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12, ये कितना बनेगा भाई 12 और 4 चौक 16, ये बनेगा 16 और 4 पंजे 20, ये बनेगा 20 का। इसी तरीके से यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करी तो 3 हम 27 और 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, तो ये बना 6 यूनिट का। तो यहां से मुझे ये बात पता चली कि अगर हीरे का मूल वजन 48 यूनिट है तो उस 48 यूनिट को हमने दो तरीके से तोड़ा। एक बार तो 12 यूनिट, 16 यूनिट और 20 यूनिट, 3 टुकड़ों में तोड़ दिया, और एक बार हमने तोड़ा 27 यूनिट, 15 यूनिट, 6 यूनिट, इस तरीके से तोड़ दिया। अगर हम इस तरीके से हीरे को तोड़ते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है 1,52,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ होता है। ये क्वेश्चन में दिया गया। ठीक है, अब ये बताओ मुझे कि जो उसके वजन के वर्ग के अनुपाती है, जो हीरे की कीमत है उसके वजन के वर्ग के अनुपाती है, तो क्या मैं यहां से प्राइस निकाल सकता हूं, यानी कि हीरे का प्राइस, हीरे का प्राइस। तो पहला टुकड़ा 12 यूनिट का है, तो इस 12 यूनिट वाले टुकड़े का कीमत कितनी होगी, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256 और 20 का स्क्वायर कितना होगा भाई 400। तो यहां से जो प्राइस निकला, यहां से प्राइस कितना आया 400, 200 और 4 और 2 6, 6 और 1 700, 44 और 56 कितना हुआ भाई 100। यानी कि टोटल जो प्राइस बनता है यहां से 800 यूनिट बनता है। टोटल जो प्राइस बना यहां से कितना बना 800 यूनिट। इसी तरीके से अगर मैं यहां से प्राइस निकाल लूं, 27 का स्क्वायर कितना 729 प्लस 15 का स्क्वायर कितना 225 प्लस 6 का स्क्वायर कितना भाई 36, तो 700 और 200 900, 29 और 25 कितना हुआ भाई 29 और 25 हुआ 54, 54 और 36 कितना हुआ 54 और 36 हुआ भाई 90। तो 990 यहाँ से जो प्राइस बनता है, यहाँ से प्राइस कितना बना 990 यूनिट का, जो कीमत आई 990 यूनिट आई। यानी कि अगर हम इस 48 यूनिट हीरे को दो तरीके से तोड़ते हैं, अगर मैं इस तरीके से तोड़ दूं, इस रेशो में तोड़ूं, तो हीरा जो बिकता है वो 800 यूनिट का बिकता है। लेकिन अगर मैं इसी हीरे को 27 15 6 के अनुपात में तोड़ता हूं, तो जब हीरा बिकेगा वो 990 यूनिट का बिकेगा। तो मुझे बताओ कितना अतिरिक्त लाभ हुआ, लाभ कितना हुआ। आप कहोगे सर लाभ हुआ उसको 190 यूनिट का, लाभ कितना हुआ
90 यूनिट का। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,52,000 रुपए का। अतिरिक्त जो लाभ दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1,52,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ है, 1,52,000 रुपए का। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 0 से 0 कटेगी और 19 8 152, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 800 रुपए के बराबर। यहां तक बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट है? आप कहोगे सर नहीं। देखिए कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमें ये बताओ अगर हीरा एक ही था तो उनका वजन तो सेम रहना चाहिए था। तो हमने क्या किया, वजन को सेम बना लिया। इधर भी 48 यूनिट और इधर भी 48 यूनिट। इधर हमने 3 की मल्टीप्लाई, वो 4 की मल्टीप्लाई की और इधर हमने 3 की मल्टीप्लाई की थी। ठीक है दोस्तों, तो वजन हो गया 48 यूनिट 48 यूनिट, यानी कि हीरे का जो मूल वजन है वो 48 यूनिट है। अब प्राइस यानी कि उसकी कीमत की अगर बात करता हूं तो कीमत है उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। तो वजन यहाँ पे कितना है, टोटल 800 यूनिट, यहाँ पे वजन कितना है 990 यूनिट। अगर हीरे को आप 800 यूनिट में बेचते थे पहले, तो अब कितना में बेच रहे हो, 990 में, तो कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, 190 यूनिट का। लेकिन क्वेश्चन में ये कहता है कि अगर 952 के अनुपात में टूटा होता तो 1,52,000 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता। तो 190 यूनिट 1,52,000 रुपए के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू 800 रुपए के बराबर है। यहां तक केवल इतनी सी बात हमने समझाई। ठीक है, क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है तो हीरे की वास्तविक कीमत क्या थी, हीरे की वास्तविक कीमत क्या थी। भाई हीरे का वेट क्या है, जो मूल हीरा था, प्रारंभिक हीरा था, बिन टूटने से पहले का जो वजन था हीरे का कितना था, 48 यूनिट। तो अगर 48 यूनिट टूटने से पहले का वजन है तो भाई प्राइस कितना होगा, फिर इसका प्राइस कितना होगा इसका, आप कहोगे सर वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यानी कि 48 का स्क्वायर। वजन कितना है मेरे भाई, 48 का स्क्वायर, और 48 का स्क्वायर कितना होता है, 2304। 48 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 2304, यानी कि 2304 यूनिट की वैल्यू चाहिए आपको। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 2304 यूनिट की। तो 1 यूनिट अगर 800 के बराबर है तो 2304 यूनिट किसके बराबर होगा, है भाई 2304 गुणा 800, तो 2 जीरो तो ये रख दी यहाँ पे, 8 चौक 32, 3 8 3 24, 2 8 दूनी 16, 16 और 2 18, तो इसका मतलब 18,43,200। तो हीरे की जो वास्तविक कीमत है वो 18,43,200 है। कौन सा ऑप्शन है, 18,43,200, यानी कि डी ऑप्शन है। और भाई जो ये सवाल आया हुआ है ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मैंने फिर भी ये करा दिया कि टॉप लेवल तक हमें जाना है, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का। ठीक है, क्योंकि हमने 2 क्वेश्चन कराए, वो आसान से क्वेश्चन कराए, लेकिन कभी अगर क्वेश्चन इस टाइप का आ गया पेपर में तो आप इसको भी कर पाओ। ठीक है, इसलिए मैंने ये सीजीएल का भी आपको क्वेश्चन कराया जो मेंस में आया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। केवल और केवल इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट यूज हुआ कि अगर हीरा सेम था तो उसका वजन दोनों जगह अलग अलग नहीं हो सकता था, वजन इक्वल करना होगा। वजन को इक्वल कर लिया हमने, इधर भी 48 कर लिया, इधर भी 48 कर लिया, बाकी और कुछ अलग नहीं है, बाकी जो आपने अब तक पढ़ा वही चीज है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 155, भाई ये टाइप होता है खत्म, अब 155 से नया टाइप स्टार्ट करता हूं मैं। ठीक है, समझिए 155 से नया टाइप लोमड़ी और शेर है। देखो भाई, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक लोमड़ी शेर का पीछा करती है। शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, लोमड़ी उतनी देर में 7 छलांग लगाती है। शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, लोमड़ी उतनी देर में 7 छलांग लगाती है। शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, एक लोमड़ी शेर का पीछा करती है, शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, लोमड़ी उतनी ही देर में, यानी कि जितना समय शेर को 5 छलांग लगाने में लगा उतना ही समय लोमड़ी को 7 छलांग लगाने में लगा। तो इस बात से मुझे ये बात पता चली कि भाई टाइम जो है वो कांस्टेंट है, समय क्या है, कांस्टेंट है। टाइम क्या है मेरे भाई, टाइम है कांस्टेंट।
मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मैं ये कहूं शेर को 2 मिनट लगती है 5 छलांग लगाने में, तो भाई लोमड़ी को भी 2 ही मिनट लगेगी 7 छलांग लगाने में, यानी कि कांस्टेंट है, स्थिर है, फिक्स है। ठीक है, टाइम अगर कांस्टेंट है तो आप ये जानते हो कि स्पीड और डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो समान होगा। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस और जो स्पीड का रेशियो बनेगा वो आपस में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये आप बात जानते होंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है नहीं है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कहा। क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक लोमड़ी है, यानी कि लोमड़ी का मतलब फॉक्स है, और एक लायन है यानी कि शेर है। एक लोमड़ी शेर का पीछा करती है। शेर जितनी देर में 5 छलांगे लगाता है, लोमड़ी उतनी देर में 7 छलांगे लगाती है, यानी कि फॉक्स उतनी देर में 7 छलांगे लगाती है, यानी कि रेशियो आ गया 7:5 का। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि भाई शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी, ये लोयन है, ये 6 छलांग, शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी लोमड़ी द्वारा 5 छलांग यानी कि फॉक्स द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। ये क्वेश्चन में कहा कि लोयन यानी कि शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। बात बराबर की है तो 6-5 कैल्शियम क्या होगा, आपको कहोगे सर दोस्तों 6-5 कैल्शियम कितना होगा 30, तो 6 और 5 कैल्शियम 30, तो 6 यूनिट। देखिए 6-5 कैल्शियम कितना 30, तो शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी कितनी है 30 यूनिट है। ठीक इसी तरीके से लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी कितनी है 30 यूनिट है। अगर 6 छलांग में शेर 30 यूनिट जाता है तो 1 छलांग में कितना जाएगा भाई, 1 छलांग में 6×5 30, और अगर 5 छलांग में लोमड़ी 30 यूनिट चलती है तो 1 छलांग में कितना जाएगा 5×5 30। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो यहाँ से मुझे ये बात पता चली कि शेर 1 छलांग में कितना मीटर चलता है और लोमड़ी 1 छलांग में कितना मीटर चलती है। अब ये समझिए, शेर लगाता है 5 छलांग और 1 छलांग में चली गई दूरी कितनी है 5, तो यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई कर दोगे कि 5 छलांग में चली गई दूरी कितनी होगी 25, 5 छलांग में चली गई दूरी कितनी होगी मेरे भाई 25। ठीक है, इसी तरीके से जो लोमड़ी है वो लगाती है कितनी छलांग 7 छलांग, और लोमड़ी द्वारा 1 छलांग में तय की गई दूरी कितनी है 6। अगर लोमड़ी 1 छलांग में 6 मीटर चलती है तो 7 छलांग में कितनी चलेगी 7×6 42, यानी कि 42:25। ये किसका रेशियो आया, ये रेशियो आया डिस्टेंस का। और हम ये जानते हैं कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो सेम ही होगा। ठीक है, अगर ये 42:25 ये डिस्टेंस का रेशियो आया तो इसी रेशियो को हम स्पीड का रेशियो भी बोल सकते हैं, क्योंकि टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है। तो 42:25 इस सवाल का जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है भाई, देखिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं मैं वो भी आपको बताना चाहूंगा। देखिए भाई, क्वेश्चन में ये दिया है कि एक फॉक्स है और एक लायन है। ठीक है, शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, लोमड़ी उतनी देर में 7 छलांग लगाती है, यानी कि 7:5 का रेशियो। क्लियर होगी बात यहाँ पे। अब क्वेश्चन में कहा गया कि शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। शेर के द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी लोमड़ी के द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है, यानी कि डायरेक्ट में 6 और 5 डायरेक्ट लिख दिया यहां से। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना मेरे भाई, हमें केवल पहले वाले रेशियो को इस दूसरे वाले रेशियो से डायरेक्ट भाग देनी है, तो डायरेक्ट हमें स्पीड का रेशियो मिल जाएगा, डायरेक्ट स्पीड का रेशियो। ठीक है मेरे भाई, डायरेक्ट स्पीड का रेशियो मिल जाएगा। और आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप किसी एक रेशियो को किसी दूसरे रेशियो से भाग देते हो तो भाग करने का एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी। वो क्या थी, डायरेक्ट इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो क्रॉस में, 7×6 42 और 5×5 25, 5×5 25, और यही इस सवाल का उत्तर है। उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चाहे तो आप 7/5 और 5/6 करके लिख लो, फिर इसको इंटीजर फॉर्म में चेंज कर दो रेशियो को, क्योंकि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखा जाता, तो तब इंटीजर फॉर्म में बदलोगे तो 42:25 ही आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब पहले रेशियो को दूसरे रेशियो में भाग दोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। बात समझ में आई? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156
56। देखिए भाई क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कुत्ता जितनी देर में 8 छलांग लगाता है उतनी देर में एक शेर 12 छलांग लगाता है। कुत्ता 8 छलांग लगाता है, उतनी देर में शेर 12 छलांग लगाता है। फिर क्वेश्चन में कहा गया तथा जितनी देर में शेर 12 छलांग लगाता है उतनी देर में एक लोमड़ी 15 छलांग लगाती है। कुत्ते द्वारा 8 छलांग में तय की गई दूरी शेर द्वारा 16 छलांग में तय की गई दूरी तथा लोमड़ी द्वारा 24 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करो। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है समय कांस्टेंट है, क्योंकि जितनी देर में 8 छलांग कुत्ता लगाता है उतना ही समय 12 छलांग लगाने में शेर लेता है और उतना ही समय लगाते हैं। जितनी देर में शेर 12 छलांग लगाता है उतनी देर में लोमड़ी 15 छलांग लगाता है। ठीक है, तो समय यहाँ पे कांस्टेंट है भाई, टाइम क्या है, कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो आप ये जानते हो कि डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है भाई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन में 3 प्राणी है, एक तो कुत्ता है यानी कि डॉग, एक लोयन है और एक फॉक्स है। ठीक है भाई, क्वेश्चन में दिया गया कुत्ता जितनी देर में 8 छलांग लगाता है, कुत्ता जितनी देर में 8 छलांग लगाता है उतनी देर में शेर 12 छलांग लगाता है, और जितनी देर में शेर 12 छलांग लगाता है उतनी देर में एक लोमड़ी 15 छलांग लगाती है। तो लोमड़ी ने कितनी छलांग लगाई मेरे भाई, 15 छलांग। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो कुत्ते द्वारा 8 छलांग में तय की गई दूरी, कुत्ते द्वारा 8 छलांग में तय की गई दूरी, शेर द्वारा 16 छलांग में तय की गई दूरी, शेर द्वारा 16 छलांग में तय की गई दूरी तथा लोमड़ी द्वारा 24 छलांग में तय की गई दूरी, लोमड़ी द्वारा 24 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। तो 8, 16, 24 का एलसीएम क्या होगा, आप कहोगे सर 8, 16, 24 का एलसीएम होगा 48। कितना होगा, 48। तो मैं ये कह सकता हूं कि कुत्ता 8 छलांग में 48 यूनिट जाता है और शेर 16 छलांग में 48 यूनिट जाता है और लोमड़ी 24 छलांग में 48 यूनिट जाता है। ठीक है, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कि कुत्ता 1 छलांग में कितना चलेगा, 1 छलांग में 6 मीटर जाएगा। शेर 1 छलांग में कितना जाएगा, अगर 16 छलांग में 48 यूनिट जाता है तो 16 × 48, तो शेर 1 छलांग में 3 यूनिट जाएगा। लोमड़ी 24 छलांग में अगर 48 यूनिट जाती है तो 1 छलांग में 24 दूनी 48, 1 छलांग में 2 मीटर चलेगी कौन, लोमड़ी। अब कुछ नहीं करना भाई, कुत्ते ने लगाई टोटल 8 छलांग, अगर कुत्ता टोटल 8 छलांग लगाता है और 1 छलांग में 6 यूनिट चलता है तो 6 की मल्टीप्लाई कर दो, और शेर ने लगाई कितनी छलांग, 12 छलांग, और शेर चलता है 1 छलांग में 3 मीटर, तो 12 × 3 = 36। ठीक है, इसी तरीके से लोमड़ी ने लगाई टोटल 15 छलांग और लोमड़ी 1 छलांग में जाती है 2 मीटर, तो 15 छलांग में कितना जाएगी, यहां से ये पता लग जाएगा डिस्टेंस का रेशियो। 8 × 48, 12 × 3 = 36 और 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। तो इसको आप 6 से सिंपलीफाई कर सकते हो, 6 × 8 = 48, 6 × 6 = 36 और 6 × 5 = 30। तो आपका जो रेशियो आया वो 8:6:5 आया। लेकिन ये जो रेशियो आया ये मेरे भाई डिस्टेंस का रेशियो आया। लेकिन आप ये जानते हो कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही सेम रेशियो स्पीड का होता है। तो इसका मतलब ये जो रेशियो आया ये डिस्टेंस का बोलो चाहे स्पीड का बोलो। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि उनकी चालों का अनुपात क्या होगा, तो चालों का अनुपात 8:6:5 होगा। 8:6:5 यानी कि सी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है भाई, अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखिए डायरेक्ट कैसे करोगे, समझिए भाई। डायरेक्ट आप इसको ऐसे कर सकते हो। यहां दिया गया है कुत्ते द्वारा 8 छलांग में तय की गई दूरी, कुत्ते द्वारा 8 छलांग में तय की गई दूरी, शेर द्वारा 16 छलांग में तय की गई दूरी, शेर द्वारा 16 छलांग में तय की गई दूरी, और लोमड़ी द्वारा 24 छलांग में तय की गई दूरी, लोमड़ी द्वारा 24 छलांग में तय की गई दूरी।
तो मैंने आपको ये बताया कि पहले रेशियो को दूसरे रेशियो से डिवाइड कर दो, लेकिन अगर रेशियो 2 हो तो वहां पे आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो रेशियो 3 है मेरे भाई। अगर रेशियो 3 है तो अब हमें भाग ही करना पड़ेगा, पहले को दूसरे से भाग करोगे तो 8/8 यानी कि 1 यूनिट। जब 12/16 करोगे तो 4 3 12 और 4 16, ठीक है। जब 15/24 करोगे तो 3 बजे 15 और 3 8 24, तो रेशो बना 1:3/4 अनुपात 5/8। लेकिन आप अच्छे तरीके से जानते हो कि रेशो कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जाता मेरे भाई। तो रेशो को आप इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि बटे में जो होता है उसके एलसीएम से पूरे रेशो को मल्टीप्लाई कर दोगे। और आप ये जानते हो कि रेशो एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि 4 और 8 का एलसीएम कितना है मेरे भाई? 8 है। तो पूरे रेशो को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 8, यहाँ पे 8 की मल्टीप्लाई करोगे 4 दूनी 8 और 2 तिये 6, 8 से 8 कटेगा कितना बचा? 5। तो रेशो कितना है मेरे भाई? 8 6 5 आया कि नहीं? 8 6 5। अभी भी आंसर यही है, 8 6 5। क्लियर होगी बात? तो उम्मीद करता हूं कि ये जो तीनों ही क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। देखिए यहाँ से एक नया टाइप था जो लोमड़ी और खरगोश के ऊपर डिपेंड था, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट टाइप की ओर और क्वेश्चन नंबर 157 की ओर, ठीक है। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर है, उनके सिरों को गिनने पर सिरों की कुल संख्या 340 तथा पैरों को गिनने पर पैरों की संख्या कितनी है मेरे भाई? 1060। तो कबूतरों की संख्या ज्ञात करो, क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए भाई मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बताऊंगा, हालांकि और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं 2 तरीके जो बेस्ट है, एक डेविएशन मेथड है और एक एलिगेशन मेथड है। तो डेविएशन और एलिगेशन में भी डेविएशन सबसे बेस्ट है। तो मैं सबसे पहले डेविएशन से ही बता देता हूँ आपको, ठीक है। समझिए क्वेश्चन में दिया गया है एक कबूतर और खरगोश के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन में कबूतर है, कबूर लिख दिया, तो कबूतर कबूतर जा है, कबूतर है और खरगोश है। तो क्वेश्चन में दिया गया कि एक चिड़ियाघर में खरगोश तथा कबूतर है, उनके सिरों को गिनने पर सिरों की संख्या 340 है और पैरों को गिनने पर पैरों की संख्या 1060 है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं केवल एक कबूतर की बात करूं तो कबूतर के कितने पैर होते हैं? आप कहोगे सर कबूतर के 2 पैर होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हो गए कि वो सोच रहे होंगे कबूतर के कितने पैर है, 4 भी सोच रहे होंगे, कुछ तो है, होता है ना कभी कभी। देखिए कबूतर के पैर कितने हैं भाई? कबूतर के पैर है 2। और खरगोश के कितने पैर है? खरगोश के होते हैं 4 पैर। यानी कि यहाँ डेविएशन कितने का आया? आप कहोगे सर डेविएशन आया 2 का। यानी कि पैरों में जो फर्क आया, जो चेंज आया, वो जो अंतर आया, गैप आया, वो कितना आया? वो 2 ही तो आया। इसी को हम डेविएशन बोलते हैं कि पैरों में जो अंतर है वो 2 का है, ठीक है। क्योंकि कबूतर के भी 2 पैर और खरगोश के 4 पैर, इनके 2 तो है ही, लेकिन 2 पैर एक्स्ट्रा है किसका? खरगोश का, ठीक है भाई। अब ये बताओ क्वेश्चन में दिया गया कि सिरों को गिनने पर सिरों की कुल संख्या 340 है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कबूतर के भी एक सिर है और खरगोश के भी एक सिर है। यानी कि टोटल जितने भी ये है जानवर और पक्षी, वो कितने हैं टोटल? 340। अब 340 में से मुझे ये बताना है कि कितने कबूतर है। क्लियर होगी बात? तो अगर मैं ये कहूं कि सारे के सारे ही 340 के 340 ही कबूतर है, 340 के 340 ही कबूतर है, तो 34 दूनी 68 यानी कि 680 पैर होने चाहिए थे। कितने पैर होने चाहिए थे भाई? 680 पैर होने चाहिए थे। लेकिन पैरों की संख्या कितनी है? 1060। पैरों की संख्या कितनी है भाई? 1060। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे पैरों में कितना अंतर आया? पैरों में कितना अंतर आया? 16 में से 8 गए 8, 9 में से 6 गए 3। तो पैरों में जो अंतर आया, जो डेविएशन आया 380 का, यानी कि जो 380 पैर एक्स्ट्रा है ये किसके है? फिर ये 380 पैर जो एक्स्ट्रा है ये खरगोश के पैर है। इस 2 से इस 380 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 एकम 18, 190। तो मैं ये कह सकता हूं कि 190 तो है भाई खरगोश। अगर 190 खरगोश है तो 340 में से 190 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 150। तो फिर 150 क्या है? कबूतर। और यही इस क्वेश्चन
क्वेश्चन में पूछ रहा था आपसे, ठीक है। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, सबसे पहले मैंने देखा कि भाई पैरों में कितने का फर्क है, कितना का डेविएशन है। तो यहाँ पैरों में जो चेंज आया, डेविएशन आया, वो कितने का आया, 2 का, ठीक है। अगर मैं 340 के 340 कबूतर ही मान लूँ तो पैरों की संख्या 680 बननी चाहिए थी, लेकिन क्वेश्चन में तो 1060 दिया। तो ये 380 जो पैर आए, एक्स्ट्रा पैर आए, फिर ये किसके हैं, ये कबूतर के नहीं है, ये किसके हैं, खरगोश के हैं। तो यहाँ डेविएशन कितना है मेरे भाई, 2 का, यहाँ कितना का है, 380 का, यानी कि 2 यूनिट अगर 380 के बराबर है तो फिर 1 यूनिट 190 के बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि खरगोश की जो संख्या है फिर 340 में से 190 है, और जो शेष बचे 340 में से वो कबूतर बचे 150। यहाँ तक कोई डाउट है? इसी क्वेश्चन को अगर आप एलिगेशन से करना चाहो तो एलिगेशन से आप ऐसे कर सकते हो कि कबूतर के पैर है 2, खरगोश के पैर है टोटल 4। अगर मैं 340 के 340 कबूतर ही मान लूं तो पैरों की संख्या कितनी होगी मेरे भाई, 680। और अगर मैं 340 के 340 खरगोश मान लूं तो फिर पैरों की संख्या कितनी होगी, 400, 4 चौक 16, 4 3 12 और 1 13, 1360। लेकिन क्वेश्चन में पैरों की संख्या कितनी है, 1060। इसको रख दो आप बीच में। अब लगा सकते हो आप एलिगेशन। तो 1360 में से 1060 घटाओगे तो कितना आया, आप कहोगे सर 300 आया। यहाँ से 680 को 1060 में से घटाओगे तो कितना आया, 380 आया। यहाँ 300 आया, यहाँ 380, 0 से 0 काट दो, 15 अनुपात कितना आया भाई, 19, 2 से काट दिया ना, 15 अनुपात 19, यानी कि 15 यूनिट कबूतर है और 19 यूनिट खरगोश है। तो टोटल कितने हुए, टोटल हुए 34 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में 340 दे रखा है, 34 यूनिट 340 के बराबर है, तो 1 यूनिट 10 के बराबर है, तो 15 यूनिट किसके बराबर होगा, 15 यूनिट 150 के बराबर होगा। और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल कबूतरों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर 150 है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो और इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट मेथड है वो ये है। क्लियर होगी बात यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि श्रीमती गिरी ने 1 दर्जन चूड़ियां खरीदी, एक दिन वह सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई। अच्छा जी, ज्ञात करें इनमें से कौन सा एक अनुपात टूटने वाले तथा न टूटने वाली चूड़ियों का नहीं हो सकता। भाई श्रीमती गिरी ने 1 दर्जन चूड़ियां खरीदी, यानी कि टोटल 12 चूड़ियां खरीदी। अब उसकी बहू ने क्या किया, सीढ़ियों पर क्या डाल दिया, तेल डाल दिया, जिस पर वो फिसल कर गिर गई, ठीक है। तो गिरी है, उसकी बहू आई होगी, बेटे की बहू होगी, उसने तेल वेल डाल दिया, जिस तरीके से सीरियल में फिल्मों में दिखाया जाता है ना। तो सीढ़ियों से क्या हुआ, वो फिसल कर गिर गई। तो ज्ञात करें इनमें से कौन सा एक अनुपात टूटने वाले तथा न टूटने वाले चूड़ियों का नहीं हो सकता। आप मुझे ये बताइए, क्या कभी भी आपने ये सुना कि अगर मेरे पास 4 चूड़ियां है और मैं उसको डाल दूं, नीचे तोड़ दूं उन चूड़ियों को, तो कहीं आप ये कह सकते हो कि भाई मेरी 2.5 चूड़ियां टूट गई या 1.5 चूड़ियां टूट गई या 1.75 चूड़ियां टूट गई। इसका मतलब चूड़ियां कभी भी पॉइंट में नहीं टूटती, हमेशा इंटीजर की फॉर्म में टूटती है। यानी कि अगर 5 चूड़ियां है, मैं तोड़ना चाहता हूं, तो मैं यही तो कहूंगा कि भाई 2 चूड़ियां टूटी और 3 चूड़ियां टूटने से बच गई, यानी कि हमेशा इंटीजर फॉर्म में होता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1 दर्जन का मतलब है 12। तो टूटने वाली चूड़ी और न टूटने वाली चूड़ी का जो रेशियो का सम होगा वो हमेशा 12 का एक फैक्टर होगा, 12 का एक फैक्टर होगा। अब यहां देखिए 1 और 2 3, 3 तो 12 का फैक्टर है, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। 3 और 1 4, 4 क्या है, 12 का फैक्टर है, ये भी आंसर हो सकता है। 3 और 2 5, 5 12 का फैक्टर नहीं है, ये नहीं हो सकता। 5 और 1 6, 6 भी 12 का फैक्टर है, ये भी हो सकता है। क्लियर होगी बात। इसने क्या पूछा क्वेश्चन में कि टूटने वाली चूड़ियों का नहीं हो सकता, इसने नहीं पूछा, तो ये आंसर होगा सी ऑप्शन, क्योंकि 3 और 2 5, 5 12 का फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब टूटने वाली और न टूटने वाली चूड़ियों का जो अनुपात होगा वो 2:3 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 12 का फैक्टर नहीं है। यहां तक कोई डाउट है? क्लियर हुई बात। तो जो रेशियो का सम होगा वो हमेशा इस 12 का फैक्टर होगा, ठीक है। सम शुड बी द फैक्टर ऑफ 12। क्लियर हुई बात यहां तक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 159 को समझते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि पॉइंट में चूड़ियां हो नहीं सकती। अगर मैं 3 और 2 5 लूं कि 2 टूटने वाली और न टूटने वाली 3, तो 5 यूनिट अगर 12 के बराबर कर दूं तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, 2.4 होगी।
और 24 दूनी 48 4.8 और 24 से 72 7.2। तो आप ये तो नहीं कह सकते ना 4.8 चूड़ियाँ टूटी और 7.2 चूड़ियाँ टूट गई, वो नहीं टूटी, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। तो इसलिए मैंने कहा कि 12 का फैक्टर होना चाहिए रेशियो का सम। ठीक है भाई। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 159। इसमें क्या दिया गया है कि एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइनें टाइप कर सकता है, लेकिन वह प्रत्येक लाइन पर 8% मार्जिन छोड़ देता है। अच्छा, कितने समय में वह प्रत्येक पृष्ठ पर 40 लाइनें वाले 23 पृष्ठ टाइप करेगा, जिस पर वह पहले की तुलना में 25% अधिक मार्जिन छोड़ देता है। सबसे पहले समझिए भाई मार्जिन क्या है, इस मार्जिन का चक्कर क्या है। ठीक है, मार्जिन का मतलब है स्पेस। जिस तरीके से एक पेज होगा उस पर हमने एक लाइन लिखी, ठीक है, उस लाइन में कितना हम स्पेस छोड़ रहे हैं, कितना हम गैप छोड़ रहे हैं, उसी को हम मार्जिन बोल रहे हैं। ठीक है, अब समझिए एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइनें टाइप कर सकता है, लेकिन वह प्रत्येक लाइन में 8% मार्जिन छोड़ देता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर एक लाइन में 8% मार्जिन छोड़ता है, अगर एक लाइन में 8% मार्जिन छोड़ता है, तो फिर लिखता कितने परसेंट पे? अगर 100% पेज है, 100% में 8% तो उसने मार्जिन छोड़ दिया, तो फिर 92% पे लिखेगा कि नहीं? तो इसका मतलब एक लाइन में वो 92% लिखता है। कह सकता हूं कि एक लाइन में वो 92% लिखता है, यानी कि 8% अगर एक लाइन में मार्जिन छोड़ता है तो 92% लिखता है। एक लाइन में अगर 92% लिखता है मेरे भाई, तो 20 लाइन में कितना लिखेगा? तो 20 गुणा 92%। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 20 लाइन में वो 20 गुणा 92% लिखता है। और इसमें दिया हुआ है कि 10 मिनट में 20 लाइनें टाइप कर सकता है और 8% प्रत्येक लाइन में मार्जिन छोड़ता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये 10 मिनट में 20 गुणा 92% लिखता है। कह सकता हूं कि नहीं कि 10 मिनट में किया गया कार्य कितना है? 10 मिनट में 20 लाइनें लिखता है और एक लाइन में 92% लिखता है। इसका मतलब 10 मिनट में किया गया कार्य कितना हुआ? 20 गुणा 92%। तो मुझे बताओ 1 मिनट में कितना किया गया? अगर 10 मिनट में इतना काम है तो 1 मिनट में कितना होगा मेरा भाई? इतना होगा है भाई। 10 से डिवाइड कर दूंगा तो मैं यहां से वर्क डन निकाल सकता हूं, वर्क डन बाई 1 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट में किया गया कार्य कितना हुआ? 20 गुणा 92% बटा 10, और 0 से 0 काट दोगे तो कितना बचा? 2 गुणा 92%। तो 1 मिनट में किया गया कार्य 2 गुणा 92% है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब समझिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितने समय में वह प्रत्येक पृष्ठ पर 40 लाइनों वाले 23 पृष्ठ टाइप करेगा, जिस पर वह पहले की तुलना में 25% अधिक मार्जिन छोड़ता है। भाई पहले कितना मार्जिन छोड़ रहा था? 8%। अब कितना छोड़ता है? 25% ज्यादा मार्जिन छोड़ता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी मेरे भाई? 1/4। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4, यानी कि इस 8% का 1/4 यानी कि 2%। इसका मतलब वो 2% ज्यादा मार्जिन छोड़ता है। समझ रहे बात को? भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कितने समय में वे प्रत्येक पृष्ठ पर 40 लाइनों वाले 23 पृष्ठ टाइप करेगा, जिस पर वह पहले की तुलना में 25%। पहले अगर 8% छोड़ता था, अब 25% ज्यादा मार्जिन छोड़ रहे हैं। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो 4 से काट दोगे 8 को, तो यानी कि 2% ज्यादा छोड़ रहा है। इसका मतलब 8% तो वो और 2% और, यानी कि अब वो 10% मार्जिन छोड़ता है। किस पे? जो ये 40 लाइनें टाइप करता है, यानी कि एक लाइन में वो अब 10% मार्जिन छोड़ता है। इसका मतलब लिखता कितना है फिर? 90% है भाई। लिखता कितना है? 90%। तो मैं कह सकता हूं अब वो एक लाइन में 90% लिखता है। अगर एक लाइन में 90% लिखता है तो फिर 40 लाइनों में कितना लिखेगा? 40 गुना 90 है भाई, 40 गुना 90। तो एक पृष्ठ पर वो 40 लाइन लिखता है और एक लाइन में 90% लिखता है, क्योंकि 10% मार्जिन छोड़ देगा। तो 23 पृष्ठ पर कितना काम किया? टोटल पृष्ठ कितने हैं? 23। टोटल पृष्ठ कितने हैं? 23 पृष्ठ टाइप करेगा। कहा ना क्वेश्चन में कि प्रत्येक पृष्ठ पर 40 लाइनों वाले 23 पृष्ठ, यानी कि 40 लाइनों वाले 23 पृष्ठ। एक पृष्ठ पर 40 लाइनें लिखता है और पृष्ठ कितने हैं? टोटल 23, और मार्जिन पहले से 25% अधिक, यानी कि 2% और, यानी कि 10% मार्जिन छोड़ता है। तो लिखता कितना परसेंट है? 90%। तो ये मेरा भाई टोटल काम हुआ।
ये टोटल काम हुआ कि नहीं, कि भाई काम कितना करना है 23 पृष्ठ और एक पृष्ठ पर 40 लाइन होनी चाहिए और मार्जिन कितना छोड़ना है 10% छोड़ना है, यानी कि लिखेगा कितना 90%। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब वो पूछता है समय, टाइम ही तो पूछ रहा है, टाइम कितना समय लेगा, तो भाई टोटल काम तो ये रहा, इस टोटल काम को 1 मिनट में किए गए कार्य से डिवाइड कर दो, तो टोटल काम ये रहा, इसको 2 गुणा 92% से आप डिवाइड कर दोगे तो सीधा आपको समय मिल जाएगा। सीधा आपको क्या मिल जाएगा, समय। क्या मिल जाएगा भाई, समय मिल जाएगा, ठीक है। अब समझिए भाई, अगर मैं यहां से परसेंट काट दूं, परसेंट से परसेंट कट गई, 2300 का 92 और 4 से 10 बार कट गया और 2 से कट गए 5 बार, 5 नम 45, यानी कि मैं कह सकता हूं 450 मिनट, 450 मिनट, ठीक है। तो 450 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 7 छंग 42, यानी कि 420 मिनट प्लस 30 मिनट। भाई 420 मिनट प्लस 30 मिनट लिख सकता हूँ कि नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल। भाई 7 छंग 42, यानी कि 420 मिनट का मतलब कितना है 7 घंटे, 420 मिनट का मतलब कितना है 7 घंटे और 30 मिनट, 7 घंटे 30 मिनट, इतना समय लगेगा और यही सवाल का उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम इसी क्वेश्चन पर समाप्त करते हैं और रेशो के 1 या 2 टाइप ही बचे हुए हैं जिसको हम अगली 2 वीडियो में पूरा कर देंगे, यानी कि अगली 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट रेशो पूरा हो जाएगा। फिर आपको किसी दूसरे की वीडियो किसी और जगह रेशो को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बार बार आपको रेशो नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने इस वीडियो में, इन वीडियो में सभी टाइप को कवर किया है, ठीक है भाई। तो चलिए फिर आज की इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 159 पर समाप्त करते हैं। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं और तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और भाई पढ़ते रहिए, ठीक है भाई। टाटा, सी यू।